ये विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर उषा परनामी, एसोसिएट प्रोफेसर फिजिक्स, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज चौन। आज हम देखने जा रहे हैं बीएससी पार्ट सेकंड के पेपर सेकंड गणितीय भौतिकी में यूनिट फर्स्ट वक्र रेखीय निर्देश तंत्र हम पढ़ रहे थे। आज हम इस वक्र रेखीय निर्देश तंत्र के अंतर्गत हम देखेंगे कि लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में सदिश ए का डाइवर्जेंस कैसे ज्ञात किया जाता है और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हम देखेंगे। तो सबसे पहले लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में सदिश का डाइवर्जेंस निकालने से पहले सबसे पहले हमने जो फर्स्ट ईयर में इसका अध्ययन किया है कि डाइवर्जेंस की डेफिनेशन क्या होती है, तो उसी को हम एक बार पुनः रिपीट कर रहे हैं कि डाइवर्जेंस ऑफ ए इज गिवन बाय लिमिट डेल्टा टॉ टेंडिंग टू जीरो इंटीग्रल ए डॉट डी ए अपॉन डेल्टा टॉ है, जहाँ इंटीग्रल जो फ्लक्स लिया गया ए डॉट डी ए जो पृष्ठ समाकल किया गया है, डी ए है पृष्ठ अल्पांश पृष्ठ, तो ये जो समाकल किया गया है बंद पृष्ठ पे किया गया है। ये जो गोला है इंटीग्रल के ऊपर ये बंद पृष्ठ को दिखा रहा है। तो हम इस हमारी डेफिनेशन क्या बनती है कि सदिश ए को घेरने वाले अल्पांश डेल्टा टॉ इज टेंडिंग टू जीरो का मतलब कि अल्पांश आयतन के लिए हम बात कर रहे हैं। तो इस अल्पांश आयतन को घेरने वाले जो पृष्ठ है उससे निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स, सॉरी विद्युत की बात हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, कुल सदिश फ्लक्स, क्योंकि सदिश ए की मैं बात कर रही हूँ। तो किसी सदिश ए की उपस्थिति में अल्पांश आयतन के लिए उस अल्पांश आयतन को घेरने वाले जो पृष्ठ हैं उससे निर्गत कुल सदिश फ्लक्स प्रति एकांक आयतन क्या कहलाता है, उस सदिश का डाइवर्जेंस कहलाता है। ये हम पढ़ चुके हैं। तो हम ये देखते हैं कि डाइवर्जेंस का सीधा सा संबंध क्या होता है, सदिश फ्लक्स से होता है। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि आपके पास इसको हम वक्र रेखीय निर्देश तंत्रों के लिए खास तौर से लांबिक के लिए हम इसे कैसे ज्ञात करेंगे वो हम देख रहे हैं। तो हमने यहाँ एक अल्पांश आयतन की कल्पना की है, आप देख रहे हैं हमने इसको नाम दिया है OBEDIHGC। ये हमने एक अल्पांश आयतन की कल्पना की है। इसकी जो आयतन है अगर मैं देखूं, क्योंकि 3 वक्र हमने खींचे हैं U1, U2 और U3 वक्र, जिसके अंतर्गत हमने जो लेंथ एलिमेंट खींचे हैं U1 दिशा में H1DU1, U2 दिशा में लेंथ एलिमेंट हो गया H2DU2 और U3 दिशा में लेंथ एलिमेंट हो गया S3DU3। ये किस तरह से डिफाइन किए जाते हैं हमने पिछले लेक्चर में सबको देखा है। तो आयतन की अगर मैं इस अल्पांश आयतन की बात करूं तो डेल्टा टॉ का मान हो जाएगा H1DU1 इंटू H2DU2 इंटू S3DU3, यानी कि कंबाइन में लिखूं तो H1 H2 S3DU1 DU2 DU3। अब हमने मान लिया कि ये सदिश मेरा कहाँ स्थित है, बिंदु ओ पर स्थित है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो अगर मैं बात कर रही हूँ यहाँ से, अगर हम इसको अब धीरे धीरे निकालते हैं कि फ्लक्स की बात हम कैसे करेंगे, तो इसको समझने के लिए मैं दोनों यहाँ पर आपको पैरेलल दिखा रही हूँ ताकि हम इससे समझ सकें। तो सबसे पहले पृष्ठ ODIC पृष्ठ मेरे पास कौन सा है, अगर हम यहाँ देखें तो ODIC ये वाला पृष्ठ। तो इस पृष्ठ पर जो प्रवेशी फ्लक्स होगा किस दिशा में जाएगा, सामने की दिशा हम दिखा रहे हैं और ये दिशा कौन सी है, U2 दिशा है। तो U2 दिशा में इस पृष्ठ से जो प्रवेशी फ्लक्स है उसका मान हो जाएगा A2 H1 S3 DU1 DU3, ए का मान, क्योंकि इस पृष्ठ पर जो ए होगा वो कौन सा होगा, A2 होगा, और जो पृष्ठ का मान है, एरिया है, वो हो जाएगा इन दोनों का गुणनफल, इसलिए H1 DU1 और S3 DU3। तो ओवरऑल जो U3 दिशा में प्रवेशी फ्लक्स आया वो हो गया phi2 डैश A2 H1 S3 DU1 DU3। इसी तरह ये तो देखा मैंने U2 दिशा में, अब हम देखते हैं U3 दिशा में। U3 दिशा कौन सी है, ये वाली है। तो अब इस दिशा में मैं देखूंगी तो ये जो मेरा नीचे वाला पृष्ठ है OBED, इससे तो क्या करेगा, प्रवेश करेगा फ्लक्स मेरा, और प्रवेश फ्लक्स होगा तो उसका मान कितना हो जाएगा A3 H1 H2 DU1 DU3, क्योंकि मैं U3 दिशा में बात कर रही हूँ तो A3 कंपोनेंट की बात करूँगी। और इस पूरे जो इसका जो एरिया है वो मुझे दिख रहा है H1DU1 H2DU2 है, इससे दोनों को मैंने गुणा कर दिया है। इसी प्रकार से मैं U1 दिशा में निकालना चाहती हूँ तो ये मेरी U1 दिशा है। तो यहाँ से जो पृष्ठ इस दिशा में जाएगा वो पीछे वाले पृष्ठ से आएगा, यानी OBGC से आएगा। तो OBGB यहाँ अगर हम देखें तो OCGB पृष्ठ, यानी ये पीछे वाला जो पृष्ठ है, इससे मैं बात कर रही हूँ कि इससे यहाँ से प्रवेश करेगा और सामने वाले से निर्गत होगा। तो U1 दिशा में जो प्रवेशी फ्लक्स हो गया वो, चूँकि U1 दिशा में मैं चल रही हूँ इसलिए जो कंपोनेंट होगा सदिश का वो A1 हो जाएगा, और जो पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा वो इन दोनों का गुणनफल होगा, तो इसलिए H2 S3 DU2 DU3 मान मुझे मिलेगा। तो इस तरह से तीनों में प्रवेशी फ्लक्स मैंने देखे, तो जहाँ से फ्लक्स प्रवेश करता है उसके सामने वाले पृष्ठ से उस दिशा में निर्गत होता है।
तो अगर मैं U2 दिशा की जैसे मैंने पहले बात की है, तो U2 दिशा में मैंने देखा कि इस वाले पृष्ठ से OCID से यहाँ प्रवेश कर रहा है, तो इसके सामने वाले जो पृष्ठ है वो है BGHE, इससे बाहर निकलेगा, तो इससे निर्गत फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा U2 दिशा में, क्योंकि ये U2 दिशा है, कि ये हो जाएगा मान phi2 डैश प्लस इस phi2 का परिवर्तन किस दिशा में, किस दिशा में हम परिवर्तन की बात करेंगे, ये हो जाएगी आपके पास H2 DU2 दिशा में, क्योंकि हम DU2 दिशा की बात कर रहे हैं, इसलिए उस दिशा में परिवर्तन निकालेंगे तो ये मान आपके पास आ जाएगा कि ये मान आपको मिल जाएगा कि phi2 डैश प्लस डेल phi2 डैश H2 डेल U2, और ये तो हो गया परिवर्तन की दर U2 दिशा में, और कितनी डिस्टेंस तय की जा रही है यहाँ से यहाँ तक आने में, कितना लेंथ एलिमेंट तय किया जा रहा है वो है H2 DU2, तो इसलिए H2 DU2 से मैंने गणना कर दिया। तो कुल जो इससे जो इस पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स मुझे मिला उसका मान हो जाएगा A2, मैंने phi2 डैश का मान रख दिया है, तो A2 H1 S3 DU1 DU3 प्लस डेल डेल U2 ऑफ A2 H1 S3 DU1 DU2 DU3, यहाँ हमने phi2 डैश का मान रख दिया है। इसी प्रकार से अगर मैं U3 दिशा की बात करें तो U3 दिशा ऊपर की ओर है, तो नीचे वाले पृष्ठ से प्रवेश कर रहा है और ऊपर वाले पृष्ठ से निकल रहा है बाहर, इसलिए इस वाले पृष्ठ पे, क्योंकि इस पृष्ठ पे तो मैंने मान निकाल लिया और यहीं पर मेरा सदिश स्थित था, तो फ्लक्स मैं निकाल चुकी हूँ phi3। अब मैं यहाँ तक पहुँचूंगी तो मुझे कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, S3 DU3, और परिवर्तन किस दिशा में होगा, तो A3 कंपोनेंट का परिवर्तन होगा S3 DU3 के साथ, तो इसलिए हमने लिखा है कि phi3 डैश प्लस डेल phi3 H2 डेल U3, और कितनी तय की गई है दूरी, S3 DU3, तो ये मान हो जाएगा निर्गत फ्लक्स का कौन सी दिशा में, U3 दिशा में। इसी तरह हम मान निकाल सकते हैं U1 दिशा में, और U1 दिशा में जब मैं मान निकालती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा कि U1 दिशा में जो निर्गत फ्लक्स का मान मुझे मिल रहा है वो मान हो जाएगा आपके पास कि phi1 डबल डैश का मान phi1 डैश प्लस डेल phi1 H1 DU1 H1 DU1। क्यों, क्योंकि इस पृष्ठ से तो प्रवेश कर रहा है, तो सामने वाले पृष्ठ यहाँ, क्योंकि हम U1 दिशा में बात कर रहे हैं, तो पीछे वाले पृष्ठ से तो प्रवेश कर रहा है, और ये जो सामने वाला पृष्ठ है EDIH, इससे क्या कर रहा है, वो निर्गत हो रहा है U1 दिशा में। तो इसलिए यहाँ से यहाँ आने में, पीछे वाले पृष्ठ से यहाँ आने में कितनी दूरी तय की गई, H1 DU1, और A1 का परिवर्तन किसके साथ हुआ, H1 DU1 के साथ ही हो रहा है, इसलिए हम लिखेंगे इसको phi1 डैश प्लस डेल phi1 डैश H1 DU1 इंटू H1 DU1। तो अब मुझे हर दिशा में, U1 दिशा में भी प्रवेशी फ्लक्स और निर्गत फ्लक्स पता है, U2 दिशा में भी प्रवेशी और निर्गत फ्लक्स पता है, और U3 दिशा में भी प्रवेशी और निर्गत फ्लक्स का मान मुझे पता है। इसलिए किसी एक दिशा में कुल निर्गत फ्लक्स, जैसे U1 दिशा में कुल निर्गत फ्लक्स निकालूंगी तो मेरे पास हो जाएगा कि phi1 डबल डैश में से, यानी इक्वेशन 6 में से मैं घटा दूंगी इक्वेशन 3 को, तो दोनों को घटाने पर मुझे मान क्या मिल जाता है, डेल डेल U1 A1 H2 S3 DU1 DU2 DU3। ये सिंपल कैलकुलेशन है, आप देख सकते हैं और आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह U2 दिशा में कुल निर्गत फ्लक्स समीकरण 1 और 4 से मुझे मिल जाएगा, 1 और ये समीकरण 4, phi2 डबल डैश माइनस phi2 डैश का मान मिल जाता है मुझे डेल डेल U2 A2 S2 S3 H1 DU1 DU2 DU3। इसी तरह U3 दिशा में मुझे मान मिल जाता है, और U3 दिशा में मुझे क्या मान मिलता है, डेल डेल U3 A3 H1 H2 DU1 DU2 DU3। अब कुल निर्गत फ्लक्स कितना हो जाएगा, इस पूरे अल्पांश आयतन में से तीनों को हम जोड़ देते हैं तो मिल जाता है डेल डेल U1 A1 H2 S3 प्लस डेल डेल U2 A2 S3 H1, या फिर डेल डेल U3 ऑफ A3 H1 H2। तो ये तीनों मान U1 दिशा में परिवर्तन दिखा रहे हैं, U2 दिशा में, और U3 साथ में गुणा हो जाएगा क्योंकि सब में कॉमन है, बाहर ले लिया है, DU1 DU2 DU3। और डाइवर्जेंस की परिभाषा कि कुल निर्गत फ्लक्स डिवाइडेड बाय आयतन, तो ये हम इस परिभाषा को यूज़ कर रहे हैं, तो आयतन से डिवाइड कर दिया, तो H1 H2 S3 DU1 DU3 से जब आप डिवाइड करेंगे तो DU1 DU3 कट जाएगा, बच जाएगा 1/H1 H2 S3, और ब्रैकेट में आपके पास क्या बचेगा, डेल डेल U1 ऑफ A1 H2 S3 प्लस डेल डेल U2 ऑफ A2 S3 H1 प्लस डेल डेल U3 ऑफ A3 H1 H2। इस तरह से हम वक्र रेखी निर्देशांक पद्धति में निर्देशांकों में किसका मान लिख सकते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ ए का मान भी लिख सकते हैं, और जिसे हम किससे निरूपित करते हैं, एक्चुअली डेल डॉट ए से भी मैथमेटिकली हम इसको लिखते हैं। अब हम इस डाइवर्जेंस से संबंधित कुछ वक्र रेखी निर्देशांकों में एग्जाम्पल देखेंगे। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है, सबसे पहला न्यूमेरिकल है कि यदि U1 U2 U3 वक्र रेखी निर्देशांक हैं तो सिद्ध कीजिए कि डेल डेल UI ऑफ R
डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, ग्रेडियंट ऑफ यू जे के साथ हम इसका कर रहे हैं। तो मान क्या मिल रहा है, इज इक्वल टू 1 इफ़ आई इज इक्वल टू जे, इज इक्वल टू 0 इफ़ आई इज़ नॉट इक्वल टू जे। जहाँ आई और जे कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहे हैं, 1 2 3 तक। और ये भी बताना है कि इससे हमारा क्या निष्कर्ष निकल के आता है। तो सबसे पहले हम इसको प्रूव करते हैं। तो हम डेल आर डेल यू आई को जहाँ तक हम अभी तक वक्र रेखीय निर्देशांकों की टर्मिनोलॉजी डिफाइन की है, उसमें हमने देखा है कि ये वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में U1 U2 U3 वक्रों पर खींची गई स्पर्श रेखाओं पर आधार सदिश होते हैं। और ये स्पर्श रेखाएं क्या कहलाती हैं, कोऑर्डिनेट लाइंस कहलाती हैं। स्पर्शी यानी कि स्पर्शी रेखाओं के एक सेट की हम बात कर रहे हैं, जिसको हमने वक्र रेखीय निर्देश तंत्र पर डिफाइन किया गया है, जिसे किस प्रकार दिया जाता है, डेल आर डेल यू आई के द्वारा दी जाता है। और हम इन आधार सदिशों के मान हम निकाल चुके हैं कि डेल आर डेल यू1 किसके बराबर होता है, H1 E1 कैप के। डेल आर डेल यू2 किसके बराबर होता है, H2 E2 कैप के। और डेल आर डेल यू3 क्या होता है, H3 E3 कैप के। जहाँ H क्या है आप जानते हैं, स्केल फैक्टर्स के मान हैं। ये हम पहले पूरी टर्मिनोलॉजी को डिफाइन कर चुके हैं, उसी से हमने ये मान लिखे हैं। अब हम क्या करते हैं, हमें ग्रेडियंट के मान चाहिए। हालांकि हम इनको भी डिफाइन कर चुके हैं और हमें अच्छे से मालूम है कि ये जो वक्र रेखीय निर्देश तंत्रों में जब हम ग्रेडियंट की बात करते हैं तो ग्रेडियंट यू जे U1 इज इक्वल टू C1, U इज इक्वल टू C2, U3 इज इक्वल टू C3 पर खींचे गए अभिलंब सदिशों के संगत होते हैं। और इसके आधार पर अगर हम ग्रेडियंट का मान हम चूँकि पहले निकाल चुके हैं, तो ग्रेडियंट फाई यानी अदिश फलन का जो ग्रेडियंट है वक्र रेखीय निर्देशांकों में, वो कैसे दिया जाता है, E1 कैप अपॉन H1 डेल फाई डेल U1, E2 कैप अपॉन H2 डेल डेल U2 ऑफ फाई प्लस E3 अपॉन H3 डेल डेल U3 ऑफ फाई। तो इससे U1 का मान यानी फाई की जगह सब जगह आप जब U1 रिप्लेस करेंगे तो ये दोनों 0 हो जाते हैं और ये 1 हो जाता है, और मान क्या बचता है, E1 कैप अपॉन H1। इसी तरह ग्रेडियंट ऑफ U2 मुझे क्या मिलता है, E2 कैप अपॉन H2। इसी तरह ग्रेडियंट ऑफ U3 मिलता है मुझे E3 कैप अपॉन H3। अब इन सब को जो मैंने ग्रेडियंट के मान निकाले, डेल U1 डेल U2 डेल U3, और इसी तरह डेल R अपॉन डेल U1 डेल R डेल U2, या फिर हम कहें कि डेल डेल U3 ऑफ R, ये सब हम निकाल चुके हैं। तो ओवरऑल समराइज़ अगर मैं करूँ तो डेल डेल U1 ऑफ R डॉट प्रोडक्ट डेल U1 के साथ करती हूँ तो H1 E1 कैप डॉट E1 कैप अपॉन H1 यानी 1। इसी प्रकार U2 के संदर्भ में अगर मैं ये मान निकालती हूँ डेल डेल U2 ऑफ R ग्रेडियंट U2 तो भी 1, U3 के साथ निकालती हूँ तो भी मान मुझे 1 मिलता है। और लेकिन अगर मैं डेल डेल U1 ऑफ R का डॉट प्रोडक्ट करती हूँ ग्रेडियंट ऑफ U2 के साथ तो E1 कैप डॉट E2 मुझे मिलता है। और अगर ये लंब वक्रीय निर्देश तंत्र होगा तो E1 डॉट E2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे E1 डॉट E1 लंब वक्री था इसलिए 1 हो गया। तो लंब वक्रीय निर्देशांकों के लिए इन सब संबंधों से अगर हम देखें तो हम लिख सकते हैं कि डेल 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 यू आई ऑफ आर डॉट प्रोडक्ट इसके साथ ग्रेडियंट ऑफ यू जे के साथ अगर हम करते हैं तो आई इज इक्वल टू जे है तो मान 1 आता है, और जब आई इज इक्वल टू जे नहीं है तो ये डॉट प्रोडक्ट का मान क्या आता है, 0 आता है। तो एक तरह से ये स्पर्शीय ये वक्र रेखीय निर्देशांकों में स्पर्शीय घटक के संगत है और ये लंब घटक के संगत है। और अब हमने एक तरह से हम वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में परस्पर दो लंबवत एकांक सदिशों के सेट को डिफाइन कर सकते हैं। तो स्पर्शी वाला ई आई कैप से दर्शाया जाता है, जिसका मान होता है डेल डेल यू आई ऑफ आर डिवाइडेड बाय उसका परिमाण, सदिश अपॉन सदिश का परिमाण। तो ये स्पर्शी घटक के संगत एक तरह से मेरा आधार सदिश है, और ये मेरा लंब घटक के संगत वक्र रेखीय निर्देश तंत्रों में जो सरफेसेस हैं उसके लंबवत घटक जो है उसका मान ग्रेडियंट से निरूपित किया जाता है। तो इस प्रकार से ये जो रिलेशन है ये मुझे बता रहा है कि आपके पास कि डेल डेल यू आई ऑफ आर और ग्रेडियंट यू आई जो है परस्पर रेसिप्रोकल सिस्टम के वेक्टर्स हैं, जो किसके लिए डिफाइन किए जा सकते हैं, लांबिक वक्र रेखीय निर्देशांकों के लिए डिफाइन किए जा सकते हैं। और अगर ये ऑर्थोगोनल होता है तो दो सेट की बजाय हमारा एक ही सेट एग्जिस्ट करता है। परस्पर रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स की हम बात कर रहे हैं, जो कि दो होते हैं उनके बजाय वो एक ही हो जाता है। तो ये था इसका निष्कर्ष क्या है। अब हम दूसरे एग्जाम्पल देखने जा रहे हैं, और वो क्या कहता है कि डाइवर्जेंस ऑफ A1 E1 कैप का मान होगा 1 अपॉन H2 H3 डेल डेल U1 ऑफ A1 H2 H3। अब यहाँ हम पहले E1 कैप का मान निकाल चुके हैं हमारे पहले के लेक्चर्स में कि E1 कैप को मैं किस तरह से निरूपित कर सकती हूँ कि आपके पास H2 H3 ग्रेडियंट ऑफ U2 क्रॉस ग्रेडियंट ऑफ U3 की टर्म्स में मैं E1 कैप को निरूपित कर सकती हूँ। तो ये मैंने मान यहाँ रख दिया है। अब यहाँ पर मैं इसको खोलती हूँ तो ये डॉट प्रोडक्ट है चूँकि, तो इसको दो टर्म्स में मैं तोड़ सकती हूँ। तो पहली टर्म मुझे मिलेगी ग्रेडियंट A1 H2 H3 डॉट प्रोडक्ट इसके साथ ग्रेडियंट U2 और ग्रेडियंट क्रॉस ग्रेडियंट U3 के साथ प्लस A1 H2 एज इट इज़ H2 H3
और ये जो डाइवर्जेंस होगा वो किसका होगा, डाइवर्जेंस ऑफ डेल U2 क्रॉस डेल U3। अब यहाँ पर डेल U2 क्रॉस डेल U3 का मान हम देखते हैं, तो हमें U2 इनके मान हमने दोनों के रख दिए, तो ये मान मिल जाता है E2 क्रॉस E3 अपॉन H2S3। अब E2 क्रॉस E3 हम जानते हैं E1 कैप होता है, और ये चूँकि किसी भी कर्ल सदिशों के कर्ल का डाइवर्जेंस ज़ीरो होता है, इसलिए ये मान ज़ीरो हो गया मेरे पास। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये मान अब मुझे क्या मिल जाता है, ग्रेडियंट ऑफ A1 H2S3 डॉट किसके साथ, E1 कैप अपॉन H2S3 के साथ। अब यहाँ ग्रेडियंट का मैं मान रख देती हूँ और इसको खोल देती हूँ, तो मुझे क्या मिल जाता है, E1 अपॉन H1 डेल डेल U1 ऑफ A1 H2S3 E2 कैप अपॉन H2 डेल डेल U2 ऑफ A1 H2S3 प्लस E3 अपॉन H3 डेल डेल U3 ऑफ A1 H2S3 डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, E1 कैप अपॉन H2S3 के साथ। तो हम जानते हैं इसका इस टर्म का इन तीनों टर्मों के साथ जब हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो सिर्फ E1 डॉट E1 मुझे 1 देगा, E2 डॉट E1 0, E3 डॉट E1 मुझे 0 देगा लंब वक्र निर्देशांकों के लिए। इसलिए मेरे पास जो मान आ जाएगा वो हो जाएगा 1 अपॉन H2S3 डेल डेल U1 ऑफ A1 H2S3। अब एक और क्वेश्चन हम एक और न्यूमेरिकल देख रहे हैं कि यदि वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में रूपांतरण समीकरण वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में हम क्या लिख रहे हैं, कोऑर्डिनेट्स U1 U2 U3, और इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के से हम जोड़ें और इस तरह से रूपांतरण समीकरण लिखे जाएं कि x का मान U1 U2 के बराबर हो, y का मान हाफ U2 स्क्वायर माइनस U1 स्क्वायर के बराबर हो और z का मान U3 के बराबर हो। तो हमें देखना है कि डाइवर्जेंस ऑफ का मान वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में कैसे लिखा जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें मालूम है कि कार्तीय निर्देशांक पत्ती में हम वेक्टर r का मान लिखते हैं xi कैप प्लस yj कैप प्लस za कैप। तो r आपका मान x का मान हमने रख दिया जो हमें क्वेश्चन में दिया गया था, तो r क्या बन जाएगा, x y z के मान रखने पर r बन जाएगा U1 U2 i कैप प्लस हाफ U2 स्क्वायर माइनस U1 स्क्वायर j कैप प्लस U3 k कैप। अब हमें जो कि वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में हमें डाइवर्जेंस ऑफ A चाहिए, यानी डाइवर्जेंस ऑफ A किस पर निर्भर है, H1 H2S3 पर निर्भर है, तो मुझे H1 H2S3 के मान चाहिए। तो H1 H2S3 के हम जानते हैं कि ये बेस वेक्टर निकाल के इसका मॉडुलस निकालेंगे तो हमें स्केल फैक्टर्स के मान मिल जाएंगे। तो बेस वेक्टर हम निकालने जा रहे हैं, तो पहला वेक्टर है डेल डेल U1 ऑफ R, तो इसका हमने डिफरेंशियल कर दिया U1 के साथ, तो पहले टर्म में मुझे मिल जाएगा U2 i कैप, और दूसरी टर्म से मुझे मिलेगा, यहाँ पे हम करेंगे तो ये हो जाएगा हाफ इंटू माइनस का 2U1, तो ये 2 से 2 कट गया तो माइनस का U1j बच गया है यहाँ पर, ये इसमें नहीं है कोई भी U1 टर्म, तो इसलिए डेल डेल U1 ऑफ R का मान हो गया U2 i कैप माइनस U1j कैप। इसी तरह अब हम इसका करेंगे U2 के साथ डिफरेंशियल, तो डेल आर डेल U2 का मान मिल जाता है यहाँ से U1 i कैप, और यहाँ से मिल जाएगा प्लस U2 j कैप। बिल्कुल इसी तरह कि इसको करेंगे तो 2U2 बचेगा, तो 2 कट जाएगा तो ये U2 j बचेगा, यहाँ है ही नहीं टर्म, इसलिए टोटल डेल आर डेल U2 मुझे ये मिल जाएगा। डेल आर डेल U3 यानी डेल डेल U3 ऑफ R मुझे क्या मिलेगा, सिर्फ थर्ड टर्म से मिलेगा, और ये मान हो जाएगा k कैप। अब इन सब के मैं मॉडुलस निकाल लेती हूँ, तो मुझे H1 H2S3 के मान मिल जाएंगे। तो पहले का मॉडुलस निकालूंगी तो क्या मिलेगा, अंडर रूट U2 स्क्वायर प्लस U1 स्क्वायर, दूसरे का निकालूंगी तो U1 स्क्वायर प्लस U2 स्क्वायर, ये दोनों परस्पर एक ही हैं, जोड़ने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और थर्ड का मैं मॉडुलस निकालूंगी तो ये k कैप है केवल, इसलिए 1 हो जाएगा। और जो डाइवर्जेंस का मेरा मान मैंने निकाला था उसमें मैं H1 H2S3 के मान जो मैंने ज्ञात किए हैं उनको मैं रख देती हूँ, तो मुझे डाइवर्जेंस ऑफ A मिल जाता है कि 1 अपॉन U1 स्क्वायर प्लस U2 स्क्वायर 1 अपॉन H1, इन तीनों को गुणा किया है तो ये अंडर रूट हट चुका है, इंटू 1 है। और ब्रैकेट के अंदर मुझे क्या मिलता है, डेल डेल U1 ऑफ A1 U1 स्क्वायर प्लस U2 स्क्वायर की पावर हाफ H2S3 का मान रखा है यहाँ पे, डेल डेल U2 A2 यहाँ पर H3 H1 का मान रखा, तो ये बन जाएगा U1 स्क्वायर प्लस U2 स्क्वायर की हाफ, और डेल डेल U3 ऑफ यहाँ H1 H2 का मान रखा, तो डेल डेल U3 ऑफ A3 U1 स्क्वायर प्लस U2 स्क्वायर। इस तरह से हम वक्र रेखीय निर्देश तंत्रों में स्केल फैक्टर्स निकालकर हमने क्या निकाल लिया है, डाइवर्जेंस का मान कैसे लिखा जाएगा वो हमने निकाल लिया है। धन्यवाद।